गीतों भरी कहानी। आइए आज सुनते हैं गोपाल वर्मा की लिखी गीतों भरी कहानी आईने अपने अपने। वाचन स्वर गोपाल वर्मा का। सुबह के 4 बज रहे थे। निजामुद्दीन एक्सप्रेस अपनी रफ्तार से आगे बढ़ी जा रही थी। हालांकि गाड़ी सुबह 6 बजे के आसपास दिल्ली पहुंचती है, लेकिन मैं 4 बजे से ही जागकर अपनी लोअर बर्थ पर बैठी हुई सेकंड एसी के शीशे पर नजरें टिकाई थी। दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा था, बस जब कोई स्टेशन आता तो उसकी रोशनी में कुछ कुछ दिखने लगता। लेकिन गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि कुछ ही सेकंड में रोशनी पीछे छूट जाती और फिर अंधेरा छा जाता। लगता था जैसे गाड़ी ना हुई जिंदगी हो गई। कभी अंधेरे में सफर होता तो कभी स्टेशन पर रोशनी दिखाई देने लगती, कभी स्टेशन पर हॉल्ट होता तो जिंदगी की चहल पहल शुरू हो जाती। लेकिन फिर गाड़ी आगे बढ़ जाती। शायद यही तो जिंदगी का फसाना है। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। देखो वो रेल बच्चों का खेल, सीखो सबक जवानों। देखो वो रेल बच्चों का खेल, सीखो सबक जवानों। सर पे है बोझ, सीने में आग, लब पे धुआं है जानो। फिर भी ये गा रही है, नग़्मे सुना रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। जिंदगी की रफ्तार में न जाने कितने ही स्टेशन पीछे छूट चुके थे, लेकिन मन है कि उन स्टेशन पर बार बार पहुंच जाता है। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर मेरे दादा आने वाले थे। दादा यानी मेरे बड़े भाई, जो मुझे बहुत चाहते हैं। मुझे आज भी कुछ कुछ याद है। मैं बचपन में बड़ी गोल मटोल सी थी। मुझे गोद में लेने से सब कतराते थे, लेकिन मेरे दादा, जो मुझसे 5 साल ही बड़े थे, वे मुझे गोद में उठाए न जाने कहां कहां लिए फिरते थे। अपने जेब खर्च से बचाए हुए पैसों से कभी लेमन जूस दिलाते, तो कभी उबले बेर खिलाते, तो कभी मिच्चू की चाट खिलाने ले जाते। नौ दुर्गा पर मेला लगता तो वहां से मेरे लिए मिट्टी के खिलौने ले आते, लकड़ी के रंग बिरंगे चपेटे ले आते। एक बार लकड़ी का बड़ा सा घोड़ा ले आए, जिस पर बैठो तो वो डोलने लगता था। फिर तो बड़ी मौज हो गई। रन्नो, बिन्नो, लाली, गुड्डी सब सहेलियां इकट्ठी हो जाती। हम खूब खेलते और दादा पौर में बैठे हमें खेलते देख मुस्कुराते रहते थे। लकड़ी की काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा। दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा। दौड़ा 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 घोड़ा दुम
मुझे अच्छे से याद है, रक्षाबंधन पर जब दादा को राखी बांधती या फिर कभी भाई दूज पर जब मैं उन्हें तिलक करती, तो वो मेरे मना करते करते भी मेरे हाथ पर 2 रुपए का नोट रख देते थे। उन 2 रुपयों की कीमत अब जान पाई मैं कि 1970 में किसी 11-12 साल के बच्चे के लिए 2 रुपए की क्या अहमियत रही होगी। जिस बच्चे को कभी 5 पैसे या 10 पैसे जेब खर्च के लिए मिलते हों, उसके लिए 2 रुपए जोड़कर रखना कितना मुश्किल होता होगा। ना जाने कितने दिनों में पैसे इकट्ठे करके किसी दुकान में चिल्लर देकर वो 2 रुपए मेरे लिए हासिल करते होंगे। उनका वो प्यार सालों देखा मैंने। रक्षाबंधन के त्योहार में जो बहन की रक्षा करने का वचन छुपा हुआ है, उसका पालन भी मेरे दादा ने खूब किया। एक बार मैं अपनी सहेलियों के साथ मेला देखने जा रही थी कि कुछ मनचले लड़कों ने छेड़ना शुरू कर दिया। तभी देखा कि एक लड़का जो ज्यादा उछल कूद कर रहा था, वो जोर से चीखता हुआ पीछे को जाकर गिरा। अचानक कहीं से दादा प्रकट हो गए थे। भिड़ पड़े उनसे वो 5-6 लड़के और दादा अकेले। लेकिन कहते हैं ना कि पहला वार जो करे तो सामने वाले के हौसले आधे तो यूं ही पस्त हो जाते हैं। सारे शोहदे भाग खड़े हुए। तब पता चला कि दादा मेरी सुरक्षा के लिए मुझ पर दूर से ही नजर रखे हुए थे। बाबूजी तो चाहते थे कि दादा कोई ठीक से सर्विस करके सेटल हो जाएं या फिर उनकी तरह वकालत करें, इसीलिए उन्हें LLB भी कराया। कुछ दिन बाबूजी के साथ दादा भी कोर्ट गए, लेकिन दादा को कुछ अलग करने का मन था जो लीक से हटकर हो, जिसकी वजह से अक्सर बाबूजी उनसे नाराज रहते थे। दादा को नाटक वगैरह करने का बड़ा शौक था। उन दिनों ललितपुर छोटा सा शहर हुआ करता था, ज्यादा संसाधन नहीं होते थे। फिर भी वहां दादा और उनके मित्रों ने मिलकर एक टोली बनाई थी जो नाटक वगैरह खेला करते थे। एक बार भोपाल के भारत भवन में ड्रामा फेस्टिवल हुआ, वहां भी दादा की टोली गई। और उस फेस्टिवल में जब उन्होंने थीफ ऑफ बगदाद नाटक खेला तो उनकी टोली को फर्स्ट प्राइज मिला। तमाम न्यूज़पेपरों में फोटोज के साथ खबर छपी थी। उसके बाद से बाबूजी की टोका टाकी कम हो गई। उन्हीं दिनों अचानक दिल्ली से उनके लिए ड्रामा रेपर्टरी से ऑफर आया तो वे दिल्ली निकल गए। बड़े बड़े डायरेक्टर्स, एक्टर्स के साथ काम करते करते वहां भी उन्होंने अपना ड्रामा ग्रुप बना लिया। इधर मेरी बैंक में सर्विस लग गई थी, फिर शादी हो गई, लेकिन दादा ने बहुत समय तक शादी नहीं की। शायद ढंग से सेटल होने की सोच रहे होंगे। लगभग 2 साल पहले ही पता चला कि दादा अपने ड्रामा ग्रुप की ही किसी लड़की से शादी करने वाले थे। तब हम सब दिल्ली गए और एक सादे से समारोह में दादा की शादी करा दी गई। भाभी सबको अच्छी लगी, सुंदर थी, सलीके से बात करना, सबकी इज्जत करना। मुझसे तो ऐसे मिली जैसे बरसों से मुझे जानती हों। हालांकि बाबूजी इस सबसे नाखुश थे, लेकिन अम्मा वो बहुत खुश थी कि दादा का भी घर बस गया। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। हसीन है, ये घर बहुत
शादी के बाद दादा में थोड़ा परिवर्तन तो दिखाई दिया था। पहले हर 4-5 महीने में ललितपुर आ जाया करते थे, लेकिन अब 2 साल में सिर्फ 1 दिन के लिए आए, जब अम्मा की तबीयत खराब हुई थी। भाभी तो कभी आई ही नहीं। हालांकि फोन पर अक्सर बहुत अच्छे से बातें होती रहीं। हमेशा दादा भाभी हम सबको दिल्ली आने का आग्रह करते, कहते कि दिल्ली घुमाएंगे, खूब एंजॉय करेंगे। तभी गाड़ी ने हॉर्न दिया तो यादों के सफर से बाहर आई। देखा कि गाड़ी अपने गंतव्य पर पहुंच रही थी। उषा की लाली आसमान को खूबसूरत बना रही थी। मैं दिल्ली अपने बैंक की ट्रेनिंग और सेमिनार के लिए आ रही थी। ट्रेनिंग और सेमिनार नोएडा में होना था। 5 दिन का कार्यक्रम था, सोमवार से शुक्रवार तक। इस ट्रेनिंग से मेरा प्रमोशन जुड़ा हुआ था। दादा ने कापसहेड़ा में घर ले रखा था, जहां से नोएडा बहुत दूर था। कहा जाए तो दिल्ली का एक छोर नोएडा था तो दूसरा था कापसहेड़ा। डेली वहां से नोएडा जाना बड़ा मुश्किल होता। इसलिए यह तय हुआ था कि दिल्ली पहुंचकर पहले दादा के घर जाकर फ्रेश होने के बाद मुझे नोएडा में दादा मेरी बचपन की सहेली रन्नू के घर छोड़ देंगे, जो नोएडा में अपनी माँ के साथ रह रही थी। बाद में जब शुक्रवार को मेरा सेमिनार खत्म हो जाएगा, तब दादा आकर मुझे अपने घर ले जाएंगे। इस प्रकार 2 दिन उनके साथ रह लेंगे। इन्हीं विचारों में उलझी थी, तभी देखा कि गाड़ी हॉर्न देती हुई आउटर पर रुक गई। आउटर से स्टेशन आधा किलोमीटर रहा होगा, लेकिन अब एक एक पल भारी लग रहा था। लगभग 15-16 मिनट के उबाऊ इंतजार के बाद गाड़ी खिसकी और रेंगती हुई नई दिल्ली स्टेशन पहुंच गई। दादा प्लेटफॉर्म पर ही थे। मुझे गले से लगा लिया, सामान उतारा। कुछ ही पल बाद दिल्ली की सड़कों पर दादा की छोटी सी लेकिन सुंदर सी गाड़ी में उनके घर की तरफ जा रही थी। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले, देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। रुम दुम दाना रब दुम दाना रुम दुम दाना रब दुम दाना रुम दुम दाना रब दुम दाना भैया। रास्ता है कह रहा अब मुझसे, मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे। ये रास्ता है कह रहा अब मुझसे, मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे। दिल को है क्यों ये बेताबी, किससे मुलाकात होनी है, जिसका कब से अरमा था, शायद वही बात होनी है। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, जीवन गाड़ी है समय पहिया। आंसू की नदियां भी हैं, खुशियों की बगियां भी हैं, रास्ता सब तेरा तक है भैया। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले, देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। सुबह से सड़कों पर अच्छा खासा ट्रैफिक था। ट्रैफिक से जूझते हुए दादा गाड़ी जल्दी जल्दी बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे जैसे समय गुजर रहा था, उनके चेहरे पर परेशानी के भाव बढ़ रहे थे। मैंने पूछ लिया, क्या हुआ दादा? उन्होंने बात टाल दी। खैर, ट्रैफिक से जूझते हुए घर पहुंचे तो लगभग 10 बज रहे थे। मैं सोच रही थी कि भाभी दरवाजे पर मेरे स्वागत में खड़ी होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे एक झटका सा लगा। घर छोटा था, लेकिन करीने से सजाया गया था। मेरी निगाहें भाभी को ढूंढने में लगी थीं। तभी दादा बोले, हम लोग थोड़ा लेट हो गए यार मुन्नी, तुम्हारी भाभी मंडी हाउस के लिए निकल गई हैं। मैं थोड़ा चौंकी। दादा बोले, आज 11 बजे से हमारे नए प्ले की ग्रैंड रिहर्सल थी। मीडिया से लेकर कई बड़े लोग आने वाले हैं। शाम 6 बजे कमानी ऑडिटोरियम में प्ले की लॉन्चिंग होनी है। खैर, जल्दी जल्दी फ्रेश होकर नाश्ता वगैरह करके हम लोग निकले।
2 बजे से सेमिनार शुरू होना था। भागते से सेमिनार में पहुंचे। वहां पहुंचने में भी थोड़ा लेट हो गए। होता है, ऐसा भी होता है जिंदगी में, कभी देर कभी जल्दी। जो सोचकर आप निकले वो वैसा ही हो ये जरूरी नहीं। तभी तो जिंदगी को पहेली कहा गया है, जिसे समझना बहुत मुश्किल है। नहीं नहीं नहीं, ये बातें है पुरानी। कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। थामा हरों का इसको किसने, हाँ ये तो बहता पानी। कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। ला 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 ला। Zu 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 zu। पीले इसे इसमें नशा, जिसने पिया वो गम में भी हंसा। पल में हंसाए और पल में रुलाए ये कहानी। कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। थामा हरों का इसको किसने, हाँ ये तो बहता पानी। कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। शाम 7 बजे तक सेमिनार चला। बाहर निकले तो रन्नू गेट पर ही इंतजार कर रही थी। पास में ही उसका घर था। वो स्कूटी से आई थी, लेकिन मेरे लिए उसने ऑटो को भी रोक के रखा था। 15 मिनट में उसके घर पहुंच गए। चाची जी यानी रन्नू की मम्मी ने अच्छे से स्वागत किया। सालों बाद उनसे मिले थे। बचपन में अक्सर उनके घर खेलने चले जाते थे। फिर डिनर के बाद बचपन की ढेरों बातें ताजा होने लगी। चाची जी पुराने कपड़ों से गुड्डे गुड़िया बनाकर हमें दे दिया करती थी। फिर हम कभी गुड्डे गुड़िया की शादी रचाते, कभी घर घर खेलते। बिन्नो, गुड्डी, सीमा, लाली और भी सहेलियां बाराती बनती। दादा मेले से हमारे लिए टिन के छोटे छोटे बर्तन ले आते थे। उन बर्तनों में झूठ मूठ का खाना बनता, लेकिन जब खाना परोसने की बात आती तो उनमें पूरी, हलवा और कभी कभी खीर दिखाई देने लगती थी। शुरू में तो हमें चमत्कार लगता था, लेकिन बाद में पता चला कि चाची जी चुपके से उन बर्तनों में छोटी छोटी पूरियां बनाकर रख देती थीं। छोटे भगोने में हलवा और खीर रख देती थीं। रन्नू की गुड़िया हमारे गुड्डे को जब खीर पूरी परोसती तो हमारे गुड्डे को बहुत अच्छा लगता। कभी रन्नू की गुड़िया रूठ जाती तो हमारा गुड्डा उसे मनाता। खूब मजा आता था। फिर अगले दिन से डेली ट्रेनिंग और सेमिनार में टाइम कटने लगा। सुबह 11 से 2 बजे तक ट्रेनिंग, फिर लंच और गपशप, फिर 4 से 6 तक सेमिनार। निकलते निकलते 7 बज जाते। हर दिन लगता कि लंच में या शाम को दादा मिलने आएंगे भाभी के साथ, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाया। अक्सर रन्नू ही अपनी स्कूटी लेकर आ जाती थी। वो एक प्राइवेट कंपनी में HR थी। सुबह 9 बजे घर से निकल जाती थी। कभी लेट हो जाती तो मैं ही ऑटो करके घर चली आती। घर पर बातों ही बातों में चाची ने बताया कि उनका बेटा रमेश, जो रन्नू से छोटा था, पहले उसी के कहने पर वे सब ललितपुर वाला घर बेचकर दिल्ली आ गए थे। बाद में वो USA चला गया, वहीं सेटल हो गया था। वहीं उसने शादी भी कर ली थी। ये सब बताते बताते चाची जी की आंखें भर आई थीं। मेरे पूछने पर बोली, अब क्या बताएं मुन्नी बिटिया, जब उसे अमेरिका भेजा था तो हम सब बड़े खुश थे। रन्नू के पापा भी सबको बड़े गर्व से बोलते थे कि हमारा बेटा अमेरिका में है। लेकिन हमें क्या पता था कि हम उसे भेज नहीं रहे थे, बल्कि वो हमें छोड़कर जा रहा था। कुछ दिन तो सब ठीक रहा। कभी कभी वो पैसे भी भेज देता था। फिर उसने वहीं की एक लड़की से शादी कर ली। हम लोग तो सोचते ही रह गए कि अमेरिका रिटर्न बेटे की धूमधाम से शादी करेंगे, लेकिन वो तो कभी रिटर्न हुआ ही नहीं। बस शादी की एक फोटो भेज दी। समय गुजरता रहा, हम इंतजार करते रहे। कभी कभी मैसेज आ जाते थे, फिर वो भी बंद हो गए।
सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। ऊपर वाला पासा फेंके नीचे चलते दांव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते, भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते। कड़वे मीठे फल करम के यहाँ सभी पाते, कभी सीधे कभी उल्टे पड़ते अजब समय के पाँव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। चाची रो रही थीं। मैं उनका चेहरा देख रही थी। वे बोली, शादी के बाद अपना ही खून ऐसे बदल जाएगा, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। ऐसे बेटे से तो अच्छा था कि बिन बेटे के ही रह जाते, कम से कम दुख तो नहीं होता। मैंने उन्हें समझाया, ऐसा आप क्यों कह रही हैं? और क्या कहें बिटिया, चाची बोली, सोचा था बेटा बुढ़ापे की लाठी बनेगा, लेकिन हमें क्या पता था कि वो ऐसे बदल जाएगा। एक बार उसने हमें बुलाया था जब उसके बेटा हुआ था। बेटे को पालने के लिए उसे दाई की जरूरत जो थी, वहां की दाइयां बहुत पैसा लेती हैं। कुछ दिन रहने पर ही सब जान गई थी कि इसे माँ के प्यार की नहीं, दाई की जरूरत थी। मैं 2 हफ्ते में ही लौट आई। यहाँ रन्नू के पापा अकेले थे। आकर खूब रोई उनके सामने। उन्होंने भी ढाढ़स बनाते हुए कहा कि उससे जितनी ज्यादा उम्मीद रखोगी उतना ही दुख होगा, भूल जाओ उसे। मैं कैसे भूलती, बेटा था वो मेरा, लेकिन वो भूल गया था हम लोगों को। रन्नू के पापा की तबीयत खराब हुई तो उसे कितना फोन किया, बस एक बार उससे बात हुई। उसे पता चला कि पापा की तबीयत खराब है तो उसने फोन उठाना ही बंद कर दिया। रन्नू के पापा ने तो जी कड़ा कर लिया था, लेकिन उनकी आंखें उसी की राह देख रही थीं। और फिर वो आंखें भी एक दिन सदा के लिए बंद हो गईं और वो निष्ठुर तब भी नहीं आया। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी। खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा था, खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा था। आज यहाँ और कल हो वहाँ ये जोगी वाला फेरा था। ये तेरी जागीर नहीं थी, ये तेरी जागीर नहीं थी, 4 घड़ी का डेरा था। सदा रहा है इस दुनिया में किसका आबोदाना, चल उड़ जा रे
रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी। मेरे सेमिनार का चौथा दिन भी बीत रहा था, लेकिन दादा का कोई अता पता नहीं था। चाची जी की बातें दिमाग में घूम रही थीं। वो निष्ठुर तब भी नहीं आया। क्या दादा भी ऐसे ही निष्ठुर? नहीं नहीं, मेरे दादा ऐसे निष्ठुर नहीं हो सकते, वो भी अपनी लाडली मुन्नी के प्रति। इंतजार करते करते 5वीं शाम भी आ गई। उन्होंने वादा किया था कि शुक्रवार की शाम वो हमें ले जाएंगे, फिर वो हमें पूरी दिल्ली घुमाएंगे, खूब मजे करेंगे। लेकिन शाम को भी वो नहीं आए। मैं रोज की तरह रन्नों की स्कूटी से उनके घर चली गई। दिल्ली आने का उत्साह अब अफसोस में बदलने लगा था। क्या दादा भी रन्नों के भाई की तरह शादी के बाद बदल गए थे? क्या भाभी की बातें सिर्फ दिखावा था? क्या दादा भाभी का प्यार सिर्फ नाटक था? शायद रंगमंच पर नाटक करते करते दादा भाभी जिंदगी में भी, रिश्तों में भी नाटक करने लगे हैं क्या? मेरा दिमाग फटा जा रहा था। फोन किया तो सिर्फ रिंग जाती रही, लेकिन फोन नहीं उठाया। उस पूरी रात में सो नहीं पाई। क्या जिंदगी अचानक ऐसे बदल जाती है? क्या खून के रिश्तों का खून भी सफेद हो गया था? ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ। यही है, यही है, यही है छाँव धूप। ये जीवन है। ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है। ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है। उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है। ये जिद छोड़ो, यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। ये जीवन है। शनिवार आ गया। रन्नू और चाची जी मेरी हालत समझ रही थीं। रन्नू बोली भी कि कहो तो मैं तुम्हें कापासेड़ा छोड़ दूं, लेकिन मैंने मना कर दिया कि जब वो लेने नहीं आ सकते तो मैं क्यों वहां जाकर उन पर बोझ बनूं। मैंने रन्नू को बोल तो दिया, लेकिन फिर सोच में पड़ गई कि क्या कभी मैं दादा की लाडली बहन मुन्नी अपने दादा के लिए बोझ हो सकती हूँ। इसी उधेड़-बुन में थी कि चाची जी ने रन्नू को कहा कि तुम ही मुन्नी को घुमा लाओ, थोड़ा मन भी बहल जाएगा। फिर रन्नू मुझे लेकर पास के ही एक बहुत ही सुंदर मंदिर में ले गई। बहुत ही खूबसूरत और भव्य मंदिर था। शाम को वहां होने वाला लाइट एंड साउंड शो देखा। ऐसा अद्भुत शो सिर्फ लाइट, साउंड और पानी की धाराओं के साथ, बिना किसी पर्दे के भी इतनी खूबसूरती से पूरी कहानी को दिखाया जा सकता है, यह मुझे पहली बार पता चला। बड़े बड़े आकार में नाटक के पात्र जैसे इंद्र आदि देवता और दानव प्रकट हो जाते थे। एक अनोखा ही माया लोक था वो। आनंद तो बहुत आया, लेकिन मन के मलाल ने उतना आनंदित नहीं होने दिया। सोचा तो आंसू भरा
हम घर लौट आए। रन्नो पूरे रास्ते भर लाइट एंड साउंड शो के बारे में कुछ कुछ बताती रही, लेकिन मेरे मन में तो कुछ और ही चल रहा था। ये दादा को हो क्या गया? भाभी भी कोई बात नहीं कर रही। शनिवार भी किसी तरह बीत चला। मैंने 2-3 बार फोन किया, लेकिन दूसरी ओर से किसी ने फोन नहीं उठाया। रन्नो और मैं बतियाते हुए सो गए। संडे को सुबह सुबह दादा का फोन आया। मैंने धड़कते दिल से फोन उठाया। दूसरी ओर भाभी थी। उन्होंने कहा कि अचानक तुम्हारे दादा को कुछ जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा, शायद आज शाम तक आ जाएंगे। मेरे मन में गुस्सा तो भरा ही था। मैं पहली बार दिल्ली आई, क्या कोई काम मुझसे भी ज्यादा जरूरी हो सकता है? लेकिन मैंने गुस्से को दबाते हुए उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया और फोन रख दिया। घुटन से भर गया था मन। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। मन रिश्तों से कट्टा हो चला था। रन्नो मुझे बार बार समझाती रही कि होगी कोई मजबूरी। चाची जी ने कहा कि ऐसा ही होता है बिटिया, मेरे साथ ही ऐसा हुआ था। वो तो रन्नो यहाँ है इसलिए यहाँ आकर मुझे संभाल लिया, वरना मेरा तो ना जाने क्या होता। इसके हस्बैंड भी अच्छे हैं, टूरिंग जॉब में हैं। टूर से जब लौटते तो मैं रन्नो के साथ उनके घर रहने चली जाती हूँ। और भी ना जाने क्या क्या कहा चाची जी ने, लेकिन मेरे दिमाग की तरह मेरे कान भी सुन्न हो रहे थे। किसी तरह दिन बीता। शाम करीब आ रही थी। मेरे जाने का टाइम हो रहा था। रिटर्न टिकट तो मैंने पहले से ही करा रखा था। रन्नो बोली कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें छोड़ आऊंगी। और फिर टैक्सी करके हम लोग स्टेशन पहुंचे। गाड़ी में बैठ गए। हर पल यही लग रहा था कि दादा आएंगे, अभी कहीं से प्रकट हो जाएंगे, मुझे उतार लेंगे। मैं भी मन बना चुकी थी कि अगर ऐसा हुआ तो मैं उतर ही जाऊंगी, 2 दिन बैंक से छुट्टी ले लूंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। गाड़ी रेंगने लगी। रन्नो प्लेटफॉर्म पर खड़ी हाथ हिला रही थी, हाथ में भी हिला रही थी, लेकिन मेरी निगाहें दूर दूर तक दादा को खोज रही थी। लेकिन दादा नहीं आए। इतने निष्ठुर मेरे दादा। क्या क्या सोचा था, क्या हुआ? दिल में तूफान उठ रहा था। गाड़ी आगे बढ़ी जा रही थी। पीछे ना जाने क्या क्या छूट गया था। शायद कोई रिश्ता भी कहीं छूटता जा रहा था। घर पहुंची। मन की उदासी को छुपाती हुई सबको यही कह रही थी कि बहुत अच्छा रहा दिल्ली का ट्रिप। पतिदेव और बाबूजी तो सुनकर अपने अपने काम में लगे रहे, लेकिन अम्मा की पारखी नजरें मेरे मन का दर्द भांप चुकी थी। अकेले में पूछ बैठी, क्या हुआ मुन्नी, क्या छुपा रही हो तुम? मेरे दिल का गुबार निकल पड़ा। सब बताया अम्मा को। कहा कि दादा अब वो दादा नहीं रहे। अम्मा भी अक्की बक्की थी। बोली, ऐसे नहीं है तुम्हारे दादा, जरूर कोई बात होगी। अम्मा का मन मानने को ही तैयार नहीं था। मन तो मेरा भी नहीं मान रहा था, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। जिंदगी फिर अपने ढर्रे पर चलने लगी। अब मैं बैंक में हेड कैशियर हो गई थी। सब खुश थे। पहले तो हर छोटी बड़ी बात दादा से शेयर कर लेती थी, लेकिन अब उन्हें फोन करने का मन ही नहीं हुआ। उनका भी कोई फोन नहीं आया। मेरा मायका और ससुराल दोनों ललितपुर में ही थे। लगभग 4-5 किलोमीटर का ही फासला था। मौसम करवट ले रहा था। सावनी ब्यार के साथ ही रिमझिम फुहारों का भी आगमन हो गया था। कहीं कोई रेडियो बज रहा था जिस पर गीत चल रहा था, अब के बरस भेज भैया को बाबुल, सावन में लीजो बुलाए रे। मन रो पड़ा। आंसू नहीं थे आंखों में, लेकिन मन लगातार रोए जा रहा था। दादा, मेरे भैया। बचपन की सखियां दे जो
बचपन की सखियाँ दे जो संदेशा भेजा रे, अब के बरस भेज भैया को। इस बार के सावन में उमंगें कहीं खो चुकी थीं। लग रहा था कि इस बार मायके जाकर क्या करूंगी। मन तो चाट हो ही गया था, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी बाबूजी आ गए थे मुझे लेने। फिर मुझे भी लगा कि मेरी बचपन की सहेली गुड्डी मिलेगी, शायद बिन्नू भी आ जाए, तो चल दी मायके की ओर। सोचा कि कुछ तो मन बहल जाएगा। बिन्नू के घर के आंगन में एक नीम का पेड़ था जो बहुत बड़ा हो चुका था। उस पर उसने पटे वाला झूला डलवाया था। इत्तेफाक से लाली और सीमा भी आ गई थी। हम लोग झूले पर बैठे बैठे खूब बातें करते। बातों ही बातों में अक्सर दादा का भी जिक्र कहीं ना कहीं से आ जाता। आता भी क्यों नहीं, मेरी सभी सहेलियों का वे बहुत ख्याल रखते थे। सहेलियां भी उन्हें बहुत चाहती थी। सहेलियां तो बड़े उत्साह से उनकी बातें करती, लेकिन मेरा मन बुझ सा गया था। उनकी बातों का सिर्फ हूं हां में जवाब देती, और करती भी क्या। दादा तो पिछले रक्षाबंधन पर भी नहीं आए थे। उनका फोन आ गया था तो मैंने उन्हें राखी भेज दी थी। इस बार तो मैंने गुस्से में राखी भेजी ही नहीं, और दादा के आने का तो कोई सवाल ही नहीं था। मेरे साथ जो घटा था दिल्ली में, उसके बाद वो किस मुंह से आते। रक्षाबंधन आ रहा था, एक ही दिन तो रह गया था, लेकिन जैसे जैसे रक्षाबंधन पास आ रहा था मन की उदासी बढ़ रही थी। गुस्से के बाद भी कहीं ना कहीं अपने भैया के लिए मन बेचैन था। मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में जमाने की कोई चीज न लूं। मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में जमाने की कोई चीज न लूं। तेरी सांसों की कसम खा के हवा चलती है, तेरे चेहरे की झलक पाके बाहर आती है। एक पल भी मेरी नजरों से जो तू ओझल हो, हर तरफ मेरी नजर तुझको पुकार आती है। मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में जमाने की कोई चीज न लूं। मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में जमाने की कोई चीज न लूं। और फिर रक्षाबंधन भी आ गया। बहुत ही कठिन थी मेरे लिए वो सुबह। सब कुछ होते हुए भी हर ओर सूनापन दिखाई दे रहा था। इतने सालों के रक्षाबंधन याद आ रहे थे। दादा को वो राखी बंधवा कर 2 रुपए देना, अपने हाथ से उनका मुंह मीठा करना। मुझे उदास देख अम्मा से नहीं रहा गया। बोली, इतना बड़ा त्योहार है, नहा धोकर तैयार हो जाओ, बिन्नों के भाई को राखी बांध आना, त्योहार तो हो जाएगा। मैं बाथरूम जाने के लिए मुड़ी ही थी कि दरवाजे की घंटी बज उठी। मैं रुककर देखने लगी। अम्मा ने दरवाजा खोला, सामने भाभी खड़ी थी। मैं चौंक पड़ी। तभी देखा पीछे से भैया लकड़ी का सहारा लेकर लंगड़ाते हुए से चले आ रहे थे। एक पल में सारा गुस्सा काफूर हो गया। मैं बदहवास सी दौड़ पड़ी, लिपट गई दादा से। दादा, मेरे दादा, तुम आ गए। आंसुओं के सैलाब में सारा गुस्सा, सारी उदासी, सारी घुटन बहती जा रही थी। वो भी मुझे सीने से लिपटाए आंसू बहा रहे थे। अम्मा और बाबूजी खड़े देख रहे थे। बाबूजी कुछ कहने को आगे बढ़ते कि अम्मा ने रोक दिया।
धीरे से बोली, उसे रो लेने दो, जी हल्का हो जाएगा। मैं भी उनसे लिपटी मन भर के जी हल्का कर रही थी। तुम क्या जानो, तुम क्या जानो, तुम्हारी याद में हम कितना रोए, हम कितना रोए। रैन गुजारे सारे गिन गिन, रैन गुजारे तारे गिन गिन, चैन से जब तुम सोए, हम कितना रोए। कितनी कलियां खिली चमन में, खिल के फिर मुरझा गई। बिरहन के इस भोले मन को बार बार समझा गई। रोके जवानी काटी जिसने, रोके जवानी काटी जिसने, प्रीत के बीजे बोए, हम कितना रोए। दादा से लिपटी हुई मैं भीतर आई। ये भी ध्यान नहीं रहा कि वो लंगड़ा रहे थे। जब अम्मा ने हमें हटाया तब दादा की लकड़ी पर ध्यान गया। मैं चौंक उठी। दादा, ये क्या हुआ? कैसे चोट लग गई आपको? अम्मा बोली कि उसे बैठने तो दो, लेकिन मैं बदहवास सी पूछे जा रही थी, ये कैसे हुआ दादा? आप ठीक तो है ना? आपने हमें खबर भी नहीं की। दादा शांति से बैठते हुए बोले, तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाह रहा था। मैं बिफर पड़ी। परेशान? आपको कुछ हो जाए और हमें कुछ पता ही नहीं चले, ये तो और भी ज्यादा परेशान करने वाली बात है। दादा कुछ नहीं बोले, भाभी की ओर देखने लगे। तब तक अम्मा दोनों के लिए पानी ले आई। दोनों ने पानी पिया। मैं बस दोनों को देखे ही जा रही थी। भाभी ने मुझे पकड़कर दादा के बगल में बिठाया, फिर शांति से बोली, मुन्नी बीवी जी, जिस दिन ये दिल्ली में तुम्हें रन्नू जी के घर छोड़कर आ रहे थे, उसी दिन जल्दबाजी में इनका एक्सीडेंट हो गया था। एक साइकिल वाले को बचाने के चक्कर में इनकी गाड़ी एक ट्रक से भिड़ गई थी। मैं ग्रैंड रिहर्सल वाले शो में बिजी थी। लोगों ने इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। मुझे खबर मिली तो मैं भी भागी। एम्स में भर्ती हुए थे। सर में चोट आई थी, इन्हें बेहोश थे। डॉक्टर्स बोले कि जब तक होश में नहीं आ जाते कुछ नहीं कहा जा सकता। हम पूरी रात परेशान रहे। अगले दिन इन्हें होश आया। जब ये कुछ बोलने लायक हुए तब मैं तुम्हें सूचित करना चाह रही थी, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। बोले कि तुम डिस्टर्ब हो जाओगी, तुम्हारी ट्रेनिंग और सेमिनार बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं तो 2-4 दिन में ठीक हो ही जाऊंगा, लेकिन तुम्हें पता चला तो तुम ट्रेनिंग छोड़कर यहाँ भागी आओगी। इसीलिए हमने तुम्हें फोन नहीं किया, ना ही कोई सूचना दी। मैं फिर से रो पड़ी। दादा, ऐसे भी कोई करता है क्या? मेरे दिल्ली में होते हुए भी आपको इतनी बड़ी तकलीफ हो गई और भाभी अकेले परेशान होती रही। अरे मेरे लिए मेरी सर्विस से पहले आप दोनों हैं। दादा मुझे शांत कराते हुए बोले, मुन्नी, मेरे लिए तुम और तुम्हारा कैरियर पहले है। मैं अपने आप को कोस रही थी, इतना सब हो गया और मैं कुछ और ही समझती रही। शायद रन्नू की माँ ने अपने बेटे के बारे में जैसा जैसा बताया वैसा ही मैं दादा के बारे में भी सोचती रही। उनके आईने में अपनी परिस्थितियों को देखने लगी। सच है, किसी के आईने से अपने आप को नहीं देखना चाहिए। रोती आंसू बहाती हुई मैं नहाने चली गई। अम्मा ने तब तक दादा भाभी को चाय पिलाई। बाबूजी मिठाई लेने घंटा घर चले गए।
फिर तो उत्सव का माहौल हो गया घर में। अम्मा और भाभी ने मिलकर हलवा पूरी से लेकर पनीर तक सब कुछ बनाया। दादी ने दही भल्ले भी बनाए, बाबूजी राखियां भी ले आए थे। बस फिर तो जबरदस्त राखी बनी। एक राखी दादा के हाथ में और दूसरी भाभी के हाथ में बांधी। मेरी आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे, लेकिन अब वो खुशी के आंसू थे। ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। जैसे चंदा और किरण का, जैसे बदरी और पवन का, जैसे धरती और गगन का, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। जैसे चंदा और किरण का, जैसे बदरी और पवन का, जैसे धरती और गगन का, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। दुनिया की जितनी बहनें हैं, उन सबकी श्रद्धा इसमें है। धर्म करम भैया का ये बहना की रक्षा इसमें है। जैसे सुभद्रा और कृष्ण का, जैसे बदरी और पवन का, जैसे धरती और गगन का, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। छोटी बहना चूम के माथा, भैया तुझे दुआ दे। 7 जन्म की उम्र मेरी तुझको भगवान लगा दे। अमर प्यार है भाई बहन का, जैसे बदरी और पवन का, जैसे धरती और गगन का, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। आज खुशी के दिन भाई के भर भर आए नैना, भर भर आए नैना। ओ कदर बहन की उनसे पूछो, जिनकी नहीं है बहना, जिनकी नहीं है बहना। मोल नहीं कोई इस बंधन का, जैसे बदरी और पवन का, जैसे धरती और गगन का, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। जैसे चंदा और किरण का, जैसे बदरी और पवन का, जैसे धरती और गगन का, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। आईने
अपने अपने। अभी आप सुन रहे थे गोपाल वर्मा की लिखी ये गीतों भरी कहानी। वाचन स्वर गोपाल वर्मा का था। प्रस्तुति सहयोग दीपक केसावलेकर। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।